Hello everyone, welcome to A to Z study. This is Rahul with the third lecture of your physics series, जिसके अंदर स्टार्ट करने वाले हैं हम डायमेंशनल एनालिसिस। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं अपने लेक्चर को स्टार्ट। तो वही पिछले लेक्चर्स में हमने एक चीज़ पढ़ी है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़, जो कि है हमारे पास 7: मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, luminous इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो भाई फिज़िक्स के अंदर क्या है, इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के अलावा जितनी भी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं उन सभी को हम इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की टर्म्स में डिफ़ाइन कर सकते हैं। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको एक एग्ज़ाम्पल। तो भाई हमारे पास एक डिराइव्ड क्वांटिटी है फोर्स। तो हम दिखाएंगे कि इसको कैसे हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो भाई हमें फोर्स का फॉर्मूला पता है, दैट इज़ F इज़ इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। देखिए मास जो है वो ऑलरेडी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन डिराइव्ड है, तो इसी को हम चेंज करेंगे। तो एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब इसके अंदर टाइम भी फंडामेंटल है, सिर्फ वेलोसिटी रह गई डिराइव्ड, तो इसको भी हम आगे अदर फॉर्म में लिखेंगे। तो वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, लेंथ अपॉन टाइम, नीचे हो जाएगा टाइम का स्क्वायर। तो अब जो फोर्स का फॉर्मूला आ गया उसके अंदर क्या है कि सभी जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं वो फंडामेंटल हैं। तो इस तरीके से हम फिज़िक्स के अंदर सभी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की टर्म में लिख सकते हैं। चलिए आपको दिखाता हूँ एक और एग्जांपल। हम चार्ज को लिखते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की टर्म में। तो भाई हमें पता है करंट होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। तो यहाँ से चार्ज की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, करंट इनटू टाइम। तो देखिए चार्ज को भी हमने एक्सप्रेस कर दिया फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की टर्म्स में। आई करंट वो भी एक फंडामेंटल है और टी टाइम भी एक फंडामेंटल है। तो इसी तरीके से और बाकी जितनी भी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ है हमारी फ़िज़िक्स के अंदर सभी को हम क्या कर सकते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की टर्म्स में लिख सकते थे और हैं। तो भाई हम लोगों ने क्या किया कि इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की हमने डायमेंशंस बना दी, दैट इज़ 7 डायमेंशंस। और उनकी मदद से हम ऑल डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस लिखने लगे। तो देखिए ऑल द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ सम कम्बिनेशन ऑफ 7 फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज़। वी कॉल दीज फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एज 7 डायमेंशंस। आगे बढ़ने से पहले भाई मैं एक बात सजेस्ट करना चाहूँगा आप लोगों को। मेरी जो वीडियोस हैं उनकी स्पीड थोड़ी सी कम रहती है, तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं, स्पीड को थोड़ा 1.5 पे करके देख सकते हैं, इससे आपका टाइम बचेगा। तो भाई क्या था, सभी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते थे, इसीलिए इन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को हमने डायमेंशंस बना दिया, 7 डायमेंशंस। और कैसे लिखते हैं इनको, देखिए डायमेंशन ऑफ लेंथ को ऐसे लिखते हैं L से, और डायमेंशन ऑफ मास को M से, डायमेंशन ऑफ टाइम को T से, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को A से। देखो इसको याद रखने का तरीका है, इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर, A से स्टार्ट होती है, तो A। इससे आ गया डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर K से, केल्विन से याद रख सकते हैं हम इसको। और इससे आ गया है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसकी यूनिट होती है SI यूनिट कैंडेला, उसका सिंबल होता है CD। तो इसकी डायमेंशन को भी हम उसी से लिखते हैं, CD से। और लास्ट है डायमेंशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, दैट इज़ मोल, और इसकी डायमेंशन लिखते हैं ऐसे।
तो आइए अभी आप लोगों को दिखाते हैं कि इन 7 डायमेंशंस की हेल्प से हम कैसे सभी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस को लिखते हैं। तो भाई वैसे तो बहुत सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, लेकिन कुछ सेलेक्ट करके लाया हूँ मैं आप लोगों के लिए, जो इम्पोर्टेंट हैं, जो रिपीटेड हैं। तो सबसे पहली है भाई मोमेंटम। तो हमें लिखनी थी मोमेंटम की डायमेंशंस। तो हमारे पास मोमेंटम का फॉर्मूला है, दैट इज़ p इज़ इक्वल्स टू mv, मास इनटू वेलोसिटी। सबसे पहले हमें क्या करना है, किसी की भी डायमेंशन अगर डिराइव्ड क्वांटिटी की लिखनी है तो उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। उसके फॉर्मूले के अंदर हम क्या करेंगे, जनरेट कर लेंगे सारी क्या फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो मास ऑलरेडी फंडामेंटल है, वेलोसिटी को चेंज कर देंगे। वेलोसिटी को हम क्या लिख देंगे, मास को एज इट इज़ रख के वेलोसिटी को लिख दिया हमने डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या एक टाइप की लेंथ है और नीचे टाइम हो गया, तो तीनों इसके फॉर्मूले के अंदर क्या आ गई, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आ गई। तो m की डायमेंशन m से लिख दी, डिस्प्लेसमेंट एक टाइप की लेंथ है तो उसकी डायमेंशन l से लिख दी, नीचे है टाइम t, उसकी डायमेंशन t। तो यहाँ से देखिए m ऊपर एज इट इज़, l एज इट इज़, t ऊपर आके माइनस हो जाएगा, तो इसकी डायमेंशन होगी m1 l1 t माइनस 1। इसी तरीके से नेक्स्ट जो है वो है हमारी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस को मैं आपको याद करने के लिए कभी नहीं बोलूँगा, सभी के जस्ट आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, लेकिन थोड़ी अपनी कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए आपको 2 डायमेंशंस मस्ट हैं याद करनी, ज़रूरी हैं याद करनी। एक तो फोर्स की, दूसरी वर्क की। तो अभी तो हम डिराइव करेंगे फोर्स के लिए डायमेंशंस, लेकिन आपको इसकी याद रखनी है ताकि आगे हम इसको यूज़ कर सकें। बहुत जगह यूज़ होती है फोर्स और वर्क की डायमेंशंस डायरेक्टली। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास ऑलरेडी फंडामेंटल है, एक्सेलरेशन को हम लिखेंगे वेलोसिटी अपॉन टाइम। टाइम फंडामेंटल, वेलोसिटी रह गया, वेलोसिटी को लिख दिया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट एक टाइप की लेंथ है। अभी इस फॉर्मूले के अंदर हो गई सभी फंडामेंटल क्वांटिटीज़, मास, लेंथ और टाइम। तो ऊपर मास की m डायमेंशन, लेंथ की l डायमेंशन, नीचे टाइम स्क्वायर की t2 डायमेंशन। तो ये t2 पर आगे हो जाएगा -2। तो हमारे पास फोर्स की डायमेंशन आ गई m1 l1 t -2। देखो ये डायमेंशन हमें याद रखनी है, दैट इज़ डायमेंशन ऑफ फोर्स m1 l1 t -2। अभी नेक्स्ट है हमारा थर्ड वन, दैट इज़ वर्क। इसकी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी हमें याद रखनी है। वैसे आसान है, देखिए अभी पता लग जाएगा। आप फोर्स की याद रख लेते हो तो वर्क की अपने आप ही हो जाएगी। वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की जो थी वो हमने डायमेंशन लिख दी m1 l1 t -2, और उसके साथ में डिस्प्लेसमेंट एक टाइप की लेंथ है तो उसकी डायमेंशन l1। तो देखिए हमें फोर्स की याद थी तो वर्क की डायमेंशंस लिखने में आसानी रही। तो अब क्या हो जाएगा, देखो m1 एज इट इज़, l हमारे पास दोगे l2 t -2। तो वर्क की भी आपको याद करनी है m1 l2 t -2। माइनर सा डिफरेंस है, फोर्स की जो डायमेंशंस हैं उसके साथ क्या है, लेंथ की डायमेंशंस और मल्टीप्लाई हो जाती हैं जस्ट, क्योंकि वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद नेक्स्ट है इम्पल्स। देखिए डायमेंशंस को लिखने के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है फॉर्मूला। अगर हमें फॉर्मूला पता है और फोर्स और वर्क की हमें डायमेंशंस याद हैं तो हम इजीली, बहुत ही इजी कैलकुलेशन के साथ हम सभी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की जो डायमेंशंस है वो लिख सकते हैं। तो देखिए हमारे पास इम्पल्स का फॉर्मूला था फोर्स इनटू टाइम। तो फोर्स की हमने लिख दिया m1 l1 t -2 और टाइम की t। नेक्स्ट स्टेप में m1 l1 t -1। नेक्स्ट है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। देखिए किसी भी टाइप की एनर्जी हो, एनर्जी जो होती है वो वर्क की फॉर्म होती है। ये आप आगे चल के वर्क एनर्जी थ्योरम में भी पढ़ेंगे और वैसे भी आपको याद रखना चाहिए, एनर्जी जो है वर्क की फॉर्म है। इसीलिए क्या होगा, जो काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशंस है वो भी क्या हो जाएंगी, वर्क वाली ही हो जाएंगी। दैट इज़ m1 l2 t -2। ये हमें डायरेक्ट याद है ही। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है हमारे पास वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी
डिराइव्ड है तो इसको फंडामेंटल की फॉर्म में लाएंगे तो इसको लिख देंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट एक टाइप की लेंथ है, उसकी डायमेंशन L1, नीचे टाइम का स्क्वायर T2 और ये ऊपर आ जाएगा। तो हमारे पास डायमेंशन हो जाएंगी L1 T-2। देखिए डायमेंशनल फार्मूले के अंदर हमें एटलीस्ट 3 को ज़रूर मेंशन करना होता है, M, L और T को। M चाहे 0 ही क्यों ना हो उसकी पावर, लेकिन हमें लिखना होता है M0 L1 T-2 इस तरीके से। देखो एक बात और बता देता हूँ मैं आपको, जो ये तो टोटल तो हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला, ये कंप्लीट तो है डायमेंशनल फार्मूला। और इसके अंदर जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस हैं, उनकी जो ये पावर्स हैं, ये होती हैं एक डिराइव्ड क्वांटिटी की डायमेंशंस। तो आपको क्लियर है डिफरेंस बिटवीन डायमेंशनल फार्मूला एंड डायमेंशंस। डायमेंशनल फार्मूला तो इस कंप्लीट को बोलते हैं हम, द एक्सप्रेशन विच शोज that how much power of dimensions of fundamental quantities are required to represent a physical quantity completely। ये डेफिनेशन भी बता दी आपको, आगे पढ़ने को भी मिलेगी। वैसे डेफिनेशन कहीं नहीं पूछी जाती, आपको सिर्फ लिखना आना चाहिए। तो ये होते हैं डायमेंशनल फार्मूले, और ये जो इनकी पावर्स हैं ये हैं ये हो जाएगी डायमेंशंस। यहाँ पर एक्सेलरेशन की डायमेंशंस क्या क्या हैं, M0 L1 T-2 और डायमेंशनल फार्मूला ये कंप्लीट है। तो होपफुली आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट जो डायमेंशन हमें लिखनी होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। देखिए विस्कोसिटी का फॉर्मूला आगे चल के आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। जो विस्कस फोर्स होता है वो होता है 6 पाई नीटा RV। ये आप आगे चल के सॉलिड स्टेट्स के अंदर पढ़ोगे। तो देखिए यहाँ से हम क्या कर लेंगे, नीटा को फ्री कर लेंगे, यानी नीटा की वैल्यू निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से। नीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 4/6 पाई RV। R यहाँ पर क्या है, रेडियस है। तो रेडियस क्या है, एक टाइप की लेंथ है, तो इसकी डायमेंशन होगी L1। और V वेलोसिटी की हम पहले ही लिख चुके हैं, L1 T-1 हो जाएगी, वो लिख दी। ऊपर फोर्स की M1 L1 T-2। तो कंप्लीट हमारे पास फाइनल फार्मूला आ गया M1 L-1 T-1। अगली है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दैट इज़ कैपिटल G। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का हमें फार्मूला पता है, 10th क्लास के अंदर भी पढ़ चुके हैं और 11th में तो पढ़ते ही हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है G M1 M2 अपॉन R²। M1 और M2 है मास और R है यहाँ पर डिस्टेंस। तो यहाँ से G की डायमेंशन निकालनी है तो G को फ्री कर लेंगे, G की वैल्यू निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से, जो किया जाएगी हमारे पास F R² अपॉन M1 M2। तो F की डायमेंशंस लिख दी M1 L1 T-2 और रेडियस है एक टाइप की लेंथ है, तो इसकी डायमेंशन हो जाएंगी L2 और M1 इंटू M2 मास, तो नीचे डायमेंशन आ गई M2। तो कंप्लीट होल फार्मूला हमने लिख दिया M-1 और L की कितनी हो जाएंगी 1 और 2 3। तो M-1 L3 T-2। तो ये हो गया हमारे पास फाइनल डायमेंशंस। तो अभी नेक्स्ट है हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, भाई है तो एक्सेलरेशन ही, हाँ ये स्पेशलाइजेशन है कि वो ग्रेविटी के कारण है तो एक्सेलरेशन ही, इज़ अ टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। तो इसलिए इसकी जो डायमेंशन हो जाएंगी वो एक्सेलरेशन वाली हो जाएंगी। एक्सेलरेशन की क्या होती है M0 L1 T-2। इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो E इज़ इक्वल्स टू F/Q। तो यहाँ पर F की तो हम डायमेंशन लिख सकते हैं, Q को और हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की फॉर्म में लिख लेंगे, सॉरी Q को। तो Q को हम क्या लिख सकते हैं I इंटू टी, करंट इंटू टाइम। देखो ये Q को हमने I इंटू टी कहाँ से लिखा, क्योंकि करंट होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। यहाँ से Q की वैल्यू आ गई IT, तो यही हमने यहाँ पे पुट कर दी, Q की वैल्यू IT।
तो अभी बस जस्ट हम क्या करेंगे, डायमेंशंस पुट कर देंगे। फोर्स की m1 L1 T-2 और नीचे करंट की A, क्योंकि ये फंडामेंटल है, और टाइम की T। तो ये हो गया अपने पास इस स्टेप तक। नेक्स्ट देखिए, अभी सोल्व कर लेंगे। तो m की सिर्फ एक है हमारे पास, तो m1, L एक है तो L1, T-2 यहाँ पर है, ये T नीचे पॉजिटिव है ऊपर जाके नेगेटिव, T-3 हो गया, और ये A नीचे पॉजिटिव ऊपर जाके नेगेटिव हो गया। तो हमारे पास फाइनल डायमेंशन आ गई है। अगला है वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन का हमें डायरेक्ट फॉर्मूला याद है डायमेंशन का, दैट इज़ m1 L2 T-2। उसके बाद Q का हमने पहले भी लिखा था, देखो Q का यहाँ से देखो ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड से IT आया था, IT को फिर क्या लिख दिया था, A इंटू टी। तो वही डायरेक्ट वहाँ से भी पुट कर सकते हो, और वैसे भी आप माइंड में भी कर सकते हो इतना छोटा सा। तो Q को AT लिख दिया। तो इसको सोल्व कर लिया, m1 L2 T-3 कैसे हुआ, -2 ऑलरेडी था, नीचे पॉजिटिव था T, तो ऊपर आके नेगेटिव एक और हो जाएगा, तो टोटल T-3 और A भी ऊपर आके नेगेटिव। तो टोटल हमारे पास फाइनल डायमेंशन आ गई है। अगला है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भाई। तो हमारे पास ओम्स लॉ क्या बोलता है कि V इज इक्वल्स टू आई आर। यहाँ से R को फ्री कर लेंगे, R की वैल्यू निकाल लेंगे, R की वैल्यू आ जाएगी पोटेंशियल अपॉन करंट। पोटेंशियल क्या होता है हमारे पास, पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पहले भी बताया था अभी आपको, देखो ये रहा। तो V की वैल्यू यानी वोल्ट की वैल्यू, यहाँ पे सॉरी क्या बोलते हैं इसकी, वोल्टेज की वैल्यू पुट कर दी, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो फॉर्मूला बन गया वर्क डन अपॉन करंट इनटू चार्ज। अब चार्ज को फिर वही IT लिख दिया, तो ये नेक्स्ट स्टेप में W अपॉन I² हो गया। तो यहाँ से वर्क की लिख दिया m1 L2 T-2 और I² यानी A2 और टाइम का T। तो ये कंप्लीट हमारे पास फाइनल ये आ गया। और लास्ट पेज हमारे पास भी ये, और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट डायमेंशंस हैं। फर्स्ट वन है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको हम B से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो भाई, एक फोर्स का फॉर्मूला होता है जो कि चार्ज के ऊपर लगता है, तो वो क्या होता है, F इज इक्वल्स टू QVB साइन थीटा। यहाँ पर Q क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, V क्या है, वेलोसिटी ऑफ चार्ज, B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और F क्या है, जो उसके ऊपर फोर्स लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक चार्ज के ऊपर। तो यहाँ से हमें क्या डायमेंशन निकालनी है, किसकी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो इस फॉर्मूले से उसको फ्री कर लेंगे, यानी उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये देख लो हमारे पास B मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया, फोर्स अपॉन Q इंटू V। Q को वही IT लिख दिया, V को, V की डायमेंशन हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो अगले स्टेप में लिख देंगे। F की होगी m1 L1 T-2 और I की A और T एज इट इज़, और V की क्या लिख दी, L1 T-1। ये हो गया। फिर इसको सोल्व करने के बाद ये आ जाएगा। इसके बाद आता है प्लैंक्स कांस्टेंट। देखो भाई, प्लैंक्स कांस्टेंट मैं पहले बता चुका हूँ, डायमेंशन लिखने के लिए सबसे मेन चीज़ है उसका फॉर्मूला। तो वही प्लैंक्स कांस्टेंट का फॉर्मूला, हमें किसी फॉर्मूले, कोई फॉर्मूला ध्यान कर लेना है जिसके अंदर प्लैंक्स कांस्टेंट आता हो। तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ा है और फिजिक्स के अंदर भी, E इज इक्वल्स टू एच न्यू। E यहाँ एनर्जी है, H प्लैंक्स कांस्टेंट है, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो H को फ्री कर लेंगे, ये आ जाएगा एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी को लिख दिया 1 अपॉन टाइम, तो ये आ जाएगा एनर्जी इंटू टाइम। एनर्जी की हो जाएगी वर्क वाली m1 L2 T-2 और T की T। तो इसको सोल्व कर लेंगे, ये टोटल आ जाएगा हमारे पास m1 L2 T-1। तो अगला है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो भाई KTG के अंदर 11th क्लास के अंदर हम पढ़ते हैं फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस का 3/2 kBT। तो यहाँ पर T क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन, और KB है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी है गैस की। तो यहाँ से KB को फ्री कर लेंगे क्योंकि उसकी डायमेंशन निकालनी है, वो आ जाएगा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी अपॉन टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी वर्क की फॉर्म है, इसलिए उसका डायमेंशनल फार्मूला वर्क वाला है m1 L2 T-2, नीचे टेम्परेचर का K डायमेंशन, और उसके बाद ये कंप्लीट फार्मूला लिख लेंगे। देखो भाई, ये डायमेंशन लिखने से पहले जो मैंने 7 डायमेंशन बताई हैं उनको अच्छे से याद करके, उनके सिंबल्स को याद करके तब ये काम स्टार्ट करें। अगला है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट।
देखिए यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट में और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट में माइनर सा ही डिफरेंस है, क्योंकि जो गैस कांस्टेंट होता है वो होता है एवोगैड्रो नंबर इनटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो एवोगैड्रो नंबर की जो डायमेंशन आ जाएगी वो आ जाएगी मोल इनवर्स, और जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की है वो ऊपर से लिख देंगे हम एज इट इज़। अगर एग्ज़ाम के अंदर डायरेक्ट ये पूछा है तो आपको इसकी भी निकालनी पड़ेगी पहले, के बी की भी। के बी का फॉर्मूला यहाँ पर ये यहाँ से पुट करना पड़ेगा, यहाँ से इस स्टेप से, फिर उसके बाद ये निकालनी पड़ेंगी। हाँ अभी हमने ऑलरेडी सोल्व कर रखा था तो इसलिए डायरेक्ट पुट कर दिया। तो यहाँ से हमारे पास डायमेंशन बन जाएगी फाइनल ये M1L2T-2K-1 मोल इनवर्स। नेक्स्ट है रेडबर्ग्स कांस्टेंट। देखिए भाई ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर हमारे पास एक फार्मूला होता है वेवलेंथ निकालने का। तो 1/, वेवलेंथ होता है रेडबर्ग्स कांस्टेंट। देखो ये हाइड्रोजन के लिए था ये फार्मूला, या आगे सारी चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ, एक भी फार्मूला नहीं छूटेगा आगे चल के, डोंट वरी। तो 1/, वेवलेंथ इक्वल टू रेडबर्ग्स कांस्टेंट इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। n1 n2 क्या है यहाँ पर, ऑर्बिट नंबर हैं जस्ट। आपको इनकी कोई डायमेंशन नहीं होगी क्योंकि ये जस्ट एक नंबर है। तो सिर्फ यहाँ से रेडबर्ग्स कांस्टेंट की वैल्यू आ गई हमारे पास लैम्डा इनवर्स। लैम्डा है वेवलेंथ एक टाइप की लेंथ है, तो उसकी डायमेंशन होगी l, और उसकी पावर -1 है तो l-1 हो गया यहाँ पे। तो टोटल हमारे पास क्या आ गई डायमेंशन, m0 l-1 t0। देखिए अब तक हमने लेक्चर के अंदर क्या पढ़ा है कि भाई फिजिक्स के अंदर जितनी भी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं उनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की फॉर्म में लिख सकते थे। तो इसलिए हमने 7 जो हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उनको डायमेंशंस बना दिया, तो उनकी डायमेंशंस बना दी, दैट इज़ 7 डायमेंशंस, और उनकी रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको दिखाई। फिर उनकी हेल्प से हम क्या अब लिख सकते हैं, अब सभी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस को लिख सकते हैं इजीली। फिर उसके बाद हमने उसके बहुत सारे एग्जांपल देखे जो कि इम्पोर्टेंट थे। और एक और चीज़ पहले बता चुका हूँ, दोबारा क्लियर कर देता हूँ, किसी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस क्या होती हैं। देखो ये जो पावर्स हैं इनको बोलते हैं, ये इन पावर्स का जो कम्बिनेशन है इनको बोलते हैं डायमेंशंस। और इस कंप्लीट को हम ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज कर दें तो ये हो जाता है उसका डायमेंशनल फार्मूला। होपफुली आपको समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखो जो चीज़ मैंने अभी अभी समझाई है उसकी डेफिनेशन देख लो कि एक फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन क्या होती है। वैसे अभी बता के आया हूँ जो उनकी वो पावर्स का जो कॉम्बिनेशन है, देखिए वही अभी लैंग्वेज में देख सकते हैं आप लोग। द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मस्ट बी रेज टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी कम्प्लीटली। ये चीज़ मैं आपको अभी तक कई बार समझा चुका हूँ, इसके ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। ये एक और एग्जांपल है भाई, पीडीएफ के अंदर है ये, इसको आप रीड कर लेना, मैंने ये समझा दी हैं ये बातें। ये डायमेंशनल फार्मूले की डेफिनेशन आ गई। द एक्सप्रेशन विच शोज हाउ एंड विच ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ रिप्रेजेंट्स द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज़ कॉल्ड द डायमेंशन फार्मूला ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। देखो मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, जो वो एक्सप्रेशन आ रहा था हमारे पास लास्ट में MLT मतलब 7 फंडामेंटल डायमेंशंस की फॉर्म में जो एक्सप्रेशन आ रहा था उसी एक्सप्रेशन को हम बोल रहे हैं क्या, डायमेंशनल फार्मूला। क्योंकि उससे पता लग रहा है भाई कि जो फंडामेंटल जो क्वांटिटीज़ हैं उनकी कितनी पावर्स का कम्बिनेशन उस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो यही होता है उसका डायमेंशनल फार्मूला। आप थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। देखो अगर मैं नोटबुक पे अगर लिखता हूँ इसको तो टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं ये पीडीएफ लेकर के आ रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी तरफ से फुल एफ़र्ट दे रहा हूँ। ऐसा एफ़र्ट कोई नहीं लगाता होगा यूट्यूब के ऊपर, आप और चैनल्स पे जाके चाहे तो ऑब्ज़र्व कर भी सकते हैं, और आपने किया भी होगा। और ये मत सोचिए मैं सिर्फ कंटेंट करवाए जा रहा हूँ, प्रैक्टिस नहीं करवा रहा। अभी प्रैक्टिस आपकी स्टार्ट होगी और अच्छे से होगी, हर टाइप कवर होगी आपकी क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस अभी तक मैं इसलिए नहीं लेके आया हूँ बस क्योंकि अभी तक कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस वाली चीज़ें हुई ही नहीं हैं। यूनिट एंड मेजरमेंट के अंदर सिर्फ सीधा डायरेक्ट क्वेश्चंस आने वाली कंटेंट था।
जिसके अंदर हमें सिर्फ वैल्यूज़ याद करनी है। क्वेश्चंस अभी इसके अंदर आएंगे, अभी आगे हम करेंगे क्वेश्चंस को। उससे पहले हमें कुछ टर्म्स और पढ़नी है। तो भाई देखो, अगली टर्म है हमारे पास डायमेंशनल वेरिएबल। तो क्या होता है डायमेंशनल वेरिएबल? देखो नाम से ही पता लग रहा है, डायमेंशनल मतलब जिसकी डायमेंशन है, वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू चेंज होती है। तो नाम से ही बन गई डेफिनेशन, द फिजिकल क्वांटिटी विच पोजेसेस डायमेंशंस एंड हैव वेरिएबल वैल्यू आर कॉल्ड डायमेंशन वेरिएबल्स। इसके एग्जांपल आप देख सकते हो, एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी, फोर्स एटसेट्रा। देखो भाई एरिया की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, वेरिएबल है भाई, और डायमेंशंस इसकी होती हैं, डायमेंशन लेस नहीं होता। डायमेंशन लेस क्वांटिटी भी आएंगी आगे, उनका भी एग्जांपल दूंगा आपको अभी आगे। देखिए जो मैं बोल रहा था वो आ गया है डायमेंशन लेस वेरिएबल। देखिए डायमेंशन लेस मतलब जिसकी डायमेंशन नहीं है, वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। देखो वही इसकी डेफिनेशन इससे निकल गई, द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव नो डायमेंशंस बट हैव वेरिएबल वैल्यूज आर कॉल्ड डायमेंशन लेस वेरिएबल। एग्जाम्पल आप इसका यहाँ से देख सकते हैं, एंगल का फॉर्मूला क्या होता है बताना भाई। एंगल का फॉर्मूला मैंने बताया था आप लोगों को, वो होता है आर्क बाय रेडियस। तो आर्क एक टाइप की लेंथ, ये नीचे भी लेंथ और इसका भी L1 आ जाएगा, इसका भी L1, L1 से L1 कट जाएगा, टोटल डायमेंशन आ गई M0 L0 T0। तो भाई देखो इसकी कहाँ है डायमेंशन, तो ये डायमेंशन लेस हो गया। तो इसी तरीके से स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है भाई। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है कि भाई किसी भी प्लेनेट की ग्रेविटी डिवाइडेड बाय ग्रेविटी ऑफ अर्थ। तो ग्रेविटी बाय ग्रेविटी कट जाता है, डायमेंशन लेस रह जाता है। स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। तो ये भी एक क्या है, डायमेंशन लेस वेरिएबल है। देखो इनकी वैल्यूज़ होती हैं लेकिन अलग अलग, तो इसलिए ये वेरिएबल्स हैं और डायमेंशन लेस है। तो अब नेक्स्ट आता है हमारा डायमेंशनल कांस्टेंट। देखो डायमेंशनल मतलब जिसकी डायमेंशन हो, कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू क्या हो, फिक्स हो, जिसकी वैल्यू फिक्स हो। तो ये डेफिनेशन होगी, द फिजिकल क्वांटिटी विच पोजेसेस डायमेंशन एंड हैव कांस्टेंट वैल्यू आर कॉल्ड डायमेंशनल कांस्टेंट। इसके एग्जांपल्स देख लीजिए। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, भाई वैल्यू तो हमेशा फिक्स होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। और इसकी जो डायमेंशंस हैं वो अभी हमने निकाल ली थी। तो वैल्यू कांस्टेंट और होती हैं डायमेंशन, तो डायमेंशनल कांस्टेंट। इसी तरीके से प्लैंक्स कांस्टेंट भाई। तो ये हो गया डायमेंशनल कांस्टेंट। तो अगला आता है डायमेंशनलेस कांस्टेंट। देखो डायमेंशनलेस मतलब जिसकी डायमेंशन ना हो, कांस्टेंट मतलब वैल्यू फिक्स हो। तो क्वांटिटीज हैविंग नो डायमेंशंस एंड कांस्टेंट वैल्यू आर कॉल्ड डायमेंशनलेस कांस्टेंट। इसके एग्जांपल है पाई। भाई पाई की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है 3.14 या फिर 22/7, लेकिन इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती क्योंकि एक नंबर है ई, दैट इज़ एक्सपोनेंशियल। ये भी क्या है, इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू है और क्या है, कोई भी डायमेंशन नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई। इनके नाम से ही क्लियर हो जा रहा है इनके अंदर क्या चीज़ है। बस एक एक दो एग्जांपल आपको देने आने चाहिए। तो भाई आज की क्लास को इतना ही रख लेते हैं। आज 2 क्लासेस हो गए हैं। अगर आप इतना भी अच्छे से कर लेते हो तो वो मोर देन इनफ है। और मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करूँगा, इनको रिपीट ज़रूर कीजिए, क्योंकि अब आगे इनके अंदर आएंगे क्वेश्चंस करते टाइम ऐसा ना हो कि आपको कंसेप्ट पे ही कमांड अच्छे से ना हो। तो प्लीज़ डू इट केयरफुली एंड कम्प्लीटली। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा हमारा, उसके अंदर हम इसके एप्लीकेशन करने वाले हैं डायमेंशनल एनालिसिस के, जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।